दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियां चरम पर है। क्या चुनाव आयोग, क्या राजनीतिक दल, क्या राजनीतिक गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, सबकी तैयारी चरम पर है। और इसी चरम तैयारी के दौर में चुनावी संधियों और दुर्विसंधियों के, चुनावी रणनीतियों के बनने और बिगड़ने के दौर में आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर इस देश के बेहद जागरूक राज्य बिहार की। 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं और 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है और इस गठबंधन के अंदर, गठबंधनों के दौर में क्या पुराने बिसात भी फिर से बिछाए जा रहे हैं? क्या पुरानी गलतफहमियों को दूर करने की बजाय बल्कि पुराने मामलों का बदला लेने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक तौर पर बदला लेने की? क्या 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ, क्या 2024 में उसका हिसाब चुकता करने की तैयारी हो रही है? क्या हो रहा है एनडीए गठबंधन में, क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में? क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, क्या कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? इन सब की आज पड़ताल करेंगे। और बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से पिछली बार 39 सीटें, केवल एक किशनगंज की सीट को छोड़ दे तो 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने जीत ली थी। लेकिन क्या अब यह हालात है कि 39 सीटें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर से दिख रहे गठबंधन में, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के दरअसल ऊपर से दिख रहे गठबंधन में 40 में 39 सीटें आ जाए? और आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ऊपर से दिख रहा गठबंधन है, यह भी आज आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि बिहार में इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, इंडिया गठबंधन जिसकी उसकी तैयारियां कहां तक है। तो 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में 39 सीटों का पूरा खाका मेरे पास है। और 39 सीटों में इंडिया गठबंधन की तुलना में एनडीए गठबंधन के पास एक प्लस पॉइंट जरूर है कि उसने अपने सभी कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 16 सीटों पर नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट जीतन राम मांझी को। ठीक इसके बरक्स देखें आप तो इंडिया गठबंधन में सीटों की शेयरिंग हुई कि कितनी सीटें और कौन सी सीटें किसको, सभी कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं हुए हैं। इस मामले में एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन से बढ़त है। लेकिन क्या यह बढ़त काफी है चुनाव जीतने के लिए? यह सवाल आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और वाकई यह बढ़त यदि काफी नहीं है तो चुनाव जीता कैसे जाएगा या चुनाव हारा कैसे जाएगा, इसकी पड़ताल के पहले एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की ताकत को भी जान लेना जरूरी है। शुरुआत एनडीए गठबंधन से ही करते हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, इन 5 की सम्मिलित ताकत बिहार में एनडीए गठबंधन के नाम से जाना जाता है। और इन 5 की जब सम्मिलित ताकत है, जो ऊपर से ताकत दिख रही है, यदि वो वाकई है तब तो बहुत बड़ी ताकत है। तब तो चुनाव का नतीजा इनके पक्ष में एक तरफा होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, देखने की बात है। इस पर चर्चा भी करेंगे अभी। अब चलते हैं इंडिया गठबंधन के तरफ। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, यानी राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव की विरासत है, राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी, इन दोनों की संयुक्त ताकत 35% वोटों की है। इसमें लेफ्ट कांग्रेस के भी 5-6% वोट को जोड़ दे, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और कांग्रेस पार्टी है, उनके भी 5-6% वोट को जोड़ दे तो ये 40-41% तक पहुंचता है। 40-41% वोट लाने वाली पार्टी आमतौर पर हारती नहीं है। याद कीजिए, जब आमने सामने का मुकाबला पश्चिम बंगाल में हो रहा था 2019 में, 40% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 18 लोकसभा सीटें उसने 42 सीटों में से जीती थी। लेकिन 2% की कमी आई, 40 से घटकर 38% भारतीय जनता पार्टी आई, तो 18 लोकसभा सीटों के हिसाब से जितनी बढ़त उसे मिलनी चाहिए थी, उसके आधे पर आ गई भारतीय जनता पार्टी।
केवल 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में रह गई। ये होता है वोट के प्रतिशत का गणित और वोट के प्रतिशत के सीटों में कन्वर्जन का गणित। और चूंकि चुनाव साफ दिख रहा है कि पूर्णिया और सिवान की सीट को छोड़ दे, जहां पप्पू यादव और हिना साहब तीसरा कोण बना रहे हैं, तो बिहार की 40 में से 38 सीटों पर सीधा मुकाबला है। 40% वोट यदि 45% तक जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की चुनावी हालत खस्ता हो जाएगी। लेकिन ये 40% तक सीमित रह गया या 38% तक रह गया तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक तरफा आगे बढ़ सकता है। ये खेल बिहार में चल रहा है। इंडिया गठबंधन की ताकत क्या है? इंडिया गठबंधन की बिहार में ताकत है तेजस्वी यादव के महागठबंधन सरकार में रहते हुए जो नौकरियां दी गई, 2.5-3 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, वो एक ताकत है। तेजस्वी यादव की उपलब्धि के तौर पर लोग इसे भुना रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन जनता के बीच जो अभी धारणा है वो यही है कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी को जब नीतीश कुमार ने सरकार से निकाल बाहर फेंका, उसके बाद ही ये नौकरियों का रास्ता खुला। तो जनता उन्हें क्रेडिट देने की हद तक जा रही है। दूसरी ताकत जाति जनगणना के प्रति कमिटमेंट। तीसरी ताकत राहुल गांधी की गारंटी। 30 लाख सरकारी नौकरियां और शिक्षित बेरोजगारों को, हर डिग्री डिप्लोमाधारी 25 साल तक के शिक्षित बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपए सालाना हर साल दिए जाने की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए की बात करके आए थे, 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए नहीं। खैर, ताकत इंडिया गठबंधन की जो है वो मैंने आपको बताया कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के साथ माइनॉरिटी वोट बैंक को मिलाकर 35% का सॉलिड वोट बैंक, प्लस लेफ्ट और कांग्रेस की संयुक्त ताकत के 5-6% वोट, और उसके अलावा जाति जनगणना, पिछड़ा दलित की राजनीति, सरकारी नौकरियां जो तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम रहते बांटी गई, और राहुल गांधी की गारंटी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, ये इनकी ताकत है। एनडीए गठबंधन की ताकत क्या है? एनडीए गठबंधन की ताकत है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का चेहरा, कुछ हद तक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी चेहरा, और उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा, और उस राम मंदिर के मुद्दे के अलावा चुनावी हिंदुत्व की बिसात। अब ये बिसात इंडिया गठबंधन की गारंटी के आगे कितनी कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। और इन दो सवालों के बीच क्या वाकई एनडीए गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ रहा है? पहले एनडीए गठबंधन की चर्चा करते हैं, फिर इंडिया गठबंधन की चर्चा करेंगे। पहला 2 चरण, जी हां, पहले 2 फेज के चुनाव लिटमस टेस्ट होने जा रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। क्योंकि अंदर खाने तो बहुत सारी खबर मिलती है और बहुत सारी खबर चलती है, लेकिन जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए, जब तक उस अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए हम लोग देख ना लें, तब तक उसको पक्के तौर पर नहीं मान सकते कि ट्रेंड यही है। और उस ट्रेंड के लिए पहला चरण और दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर पहले फेज के 4 सीट। आश्चर्यजनक बात यह है कि बिहार में पहले चरण में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रही है, और दूसरे चरण की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। पहले चरण की 4 सीटों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीटें उन चिराग पासवान की जो चिराग पासवान नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर तक लेकर आए थे विधानसभा चुनाव में, और कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सहमति से लेकर आए थे, और 1 सीट जीतन राम मांझी की है। वहीं दूसरे चरण की बात करें, 5 सीटों पर चुनाव है, तो दूसरे चरण की 5 सीटों में 5 सीटें जनता दल यूनाइटेड की है। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी या किसी और पार्टी की नहीं है। अंदर खाने चर्चा बहुत है। चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक मजबूरियों के तहत सब कुछ देख रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में कि उनके साथ कौन सा चिराग मॉडल जनता दल यूनाइटेड के द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर खेला जा रहा है। लेकिन वो विवश थे। उनकी पार्टी को हराने के लिए चिराग पासवान की पार्टी चुनाव में खड़ी थी। घोषित तौर पर नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए खुद को चिराग पासवान और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी के और आरएसएस के कुछ कैडर भी लड़ रहे थे, और जमीन पर काम करने वाले जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट्स का मानना है, जो चुनाव जीते हो या हारे हो, कई लोगों से मेरी बात हुई, अधिकांश लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने
जेडीयू को मदद करने की बजाय लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी के उस चुनाव में मदद की थी, जिससे जनता दल यूनाइटेड की सीटों की संख्या 71 से घट के 43 पर आ गई। लेकिन नीतीश कुमार ने यह काम नहीं किया क्योंकि उनकी अपनी सत्ता दांव पर थी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर यदि वो सीटें कम करने की कोशिश करते तो जितने कम अंतर से सरकार बनी वो नहीं बनती। आज नीतीश कुमार विपक्ष में होते और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। लिहाजा नीतीश कुमार की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भीतरी खेल करने का काम उस चुनाव में नहीं किया था। कारण सत्ता नीतीश कुमार की दांव पर थी, वो सब कुछ देखते हुए विवश थे। लेकिन आज परिस्थितियां उलट गई है, 180 डिग्री पर घूम गई है। आज जनता दल यूनाइटेड के कैडर, जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर यदि ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर वही खेल खेले जो खेल भारतीय जनता पार्टी के कैडर कथित रूप से नीतीश कुमार के लिए खेल रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, तब भी भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि जेडीयू के सांसदों को हरवाने के लिए वो खेल खेल सके। क्यों नहीं है? क्योंकि जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो वही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ देखते हुए भी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को जिताने के लिए चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जरूरत नरेंद्र मोदी को है। वो सांसद 272 का आंकड़ा पूरा करने की कोशिश में लगे हैं, उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को 272 के आंकड़े को पूरा करवाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जो स्थिति उस वक्त नीतीश कुमार के साथ थी कि उस वक्त वो अपने भीतरघात का बदला किसी दूसरे भीतरघात से उस वक्त नहीं ले सकते थे, आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। और देख सकते हैं कि हालात क्या है। इस हालात में एनडीए गठबंधन में कौन किसके साथ खेल रहा है, जरा इसका लिटमस टेस्ट कहां होगा वो आपको मैं बताता हूं। यह लिटमस टेस्ट होना है चिराग पासवान के जीजाजी, उनके बहनोई जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं अरुण भारती। चिराग पासवान की पार्टी मोहरा बनी थी, पहले चरण में चुनाव है, वहां देखा जाएगा। वो देखा जाएगा नवादा, जहां नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण के जो वोट है वो डिसाइड करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विवेक ठाकुर संसद जाएंगे या राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुशवाहा जाएंगे, ये वो तय करेंगे। और यही ताकत औरंगाबाद में नीतीश कुमार के वोटर्स के सामने है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सुशील सिंह को संसद भेजेंगे या 2020 को दिमाग में बिठाते हुए, विधानसभा चुनाव को दिमाग में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। ये परिस्थितियां हैं। ठीक इसके उलट दूसरे चरण में देखें, 5 सीटें हैं नीतीश कुमार की, 5 जेडीयू लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उन पर वो हराने की कवायद यदि किसी तरह से पहले चरण में कुछ संकेत मिलते भी हैं तब भी वो विवश है कि नहीं कर सकती। इसलिए भी नहीं कर सकती कि नीतीश कुमार की सरकार वो गिरा नहीं सकते। उनके भतीजे तेजस्वी यादव तैयार हैं कि जब भी चाचा को जरूरत होगी वो सरकार का रेस्क्यू करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है कि नीतीश कुमार को छेड़ नहीं सकती, और जब ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की है तो नीतीश कुमार खेल करने से बाज आएंगे। ये 4 जून को पता चलेगा कि खेल किया या नहीं किया। 19 को और 26 को, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को पहले 2 चरण में ही पता चल जाएगा कि अगले 5 चरणों में कौन सा खेल होना है। अब आते हैं इंडिया गठबंधन के ऊपर। तो इंडिया गठबंधन ने अब तक जो भी टिकट डिक्लेयर किए हैं उसमें सामाजिक समीकरण तो बेहतरीन तरीके से साधे गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या सामाजिक समीकरण वोट में कन्वर्ट होंगे। याद रखिए, राजनीति में 1 और 1 2 भी होता है, 1 और 1 0 भी होता है और 1 और 1 11 भी होता है। 1 और 1 11 करने की कोशिश तभी फलीभूत होगी जब जनता दल यूनाइटेड के कैडर बिहार में राजनीति को एक नई दिशा देने की कवायद करते हुए नजर आए। 2020 को याद रखते हुए लड़े, जिसकी अंदर खाने धमक को महसूस किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने अलायंस तो बहुत बड़ा बनाया है, गुलदस्ता बहुत अच्छा से सजाया है। 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है, 23 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, 3 सीटें माले को दी गई है, 3 सीटें सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी को दी गई है और 1 सीटें सीपीआई और 1 सीपीएम को दी गई है। लेकिन क्या वाकई जमीन पे गठबंधन हुआ है? हालात यह है कि अभी तक लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर 18 से 20 सीटों पर कैंडिडेट का पता नहीं है कैंडिडेट कौन होगा। पप्पू यादव जो जीतने वाले कैंडिडेट हो सकते थे, वहां राष्ट्रीय जनता दल की जिद
सबको दिख रहा है कि वो व्यक्तिगत जिद में वो सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी नीतीश कुमार के साथ जा सकती है। सबको दिख रहा है कि सिवान में यदि हिना साहब लड़ती तो बहुत मजबूत लड़ाई होती, और आज भी हिना साहब जीते या हारे, जीतने की स्थिति में भी वो पहुंच सकती है। हिना साहब को टिकट मिलता राष्ट्रीय जनता दल से तो सिवान में बहुत कड़ी लड़ाई होती। लेकिन बिहार की बाकी सीटों पर क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी को स्ट्रैटेजिक रूप से जो सीटें जीत सकती थी उसमें 2 ही सीट दिखाई दे रही है, 2 या 3 सीट जो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से यदि कैंडिडेट सही आया तो लड़के जीत सकती है। किशनगंज, कटिहार और पश्चिमी चंपारण, बाकी 6 सीटें कैसे दी गई है? आज तक कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर। मुकेश सहनी की पार्टी को जो सीटें दी गई है, क्या वो सीटें रणनीतिक रूप से सही है? क्या पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर की सीट मुकेश सहनी के सामाजिक समीकरण को सूट करता है? ये सवाल एक ऐसे दौर में खड़ा हो गया है जिस दौर में बोरा वाले लोग, जिनका बोरा, थैली बहुत भारी है जिनकी, उनको टिकट दिए जाने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। क्या मुकेश सहनी को उनके मनमाफिक मुजफ्फरपुर की सीट नहीं दी जा सकती थी जहां से वो खुद लड़ लेते? बिहार में निषाद राजनीति की, मल्लाह राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोग स्थली कोई है तो मुजफ्फरपुर, लेकिन वो सीट मुकेश सहनी को नहीं मिली है। लेकिन क्या बिहार की बाकी 37 सीटों पर मुकेश सहनी के वोटर राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े होंगे? अगर वाकई खड़े हो गए, मुकेश सहनी के वोटर यदि एक तरफा खड़े हो गए बिहार की मुजफ्फरपुर में तो खैर निषाद कैंडिडेट है, उसके अलावा बाकी सभी 39 सीटों पर यदि मुकेश सहनी के कैंडिडेट, मुकेश सहनी के वोटर्स, मल्लाह समाज इंडिया गठबंधन के साथ एक पैर पर खड़ा हो गया तो बिहार में तकरीबन 10 से 12 सीटों का नुकसान हो सकता है एनडीए गठबंधन को। लेकिन क्या वो खड़ा हो पाएगा? ये अगले 7 फेज के इलेक्शन में तय होना है। पहले 2 फेज में, खासकर पहले फेज में इसका ट्रेलर दिखना है 4 सीटों पर। तो एक ये सियासत चल रही है बिहार में कि गठबंधन के अंदर जो गठबंधन हो रहा है उसमें आपसी तालमेल कितना है। खगड़िया की सीट सीपीएम को दी गई है और सीपीएम ने एक अच्छा कैंडिडेट भी उतारा है, लेकिन सीपीएम के लोग स्थानीय स्तर पर निजी बातचीत में कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए था वो अपेक्षित सहयोग अब तक प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब तक अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक सीटों का कन्वर्जन कैसे होगा, यह सवाल भी है। और इस सवाल के साथ साथ वो सवाल भी है कि आखिर निखिल कुमार का टिकट कटवाने में, पप्पू यादव का टिकट कटवाने में, हिना साहब का टिकट काटने में राष्ट्रीय जनता दल को कौन सी व्यक्तिगत रुचि थी? और इस व्यक्तिगत रुचि के सहारे यदि चुनाव में टिकट दिए जाएंगे तो क्या उन सीटों पर चुनावी फतह सुनिश्चित की जा सकती है? बिहार की सियासत में दरअसल घात और प्रतिघात का दौर एक गठबंधन से नहीं बल्कि दोनों गठबंधनों के भीतर चल रहा है। किसी एक अलायंस में बिहार में घात प्रतिघात का दौर नहीं चल रहा। एक तरफ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को लग रहा है कि सुनहरा मौका है, भारतीय जनता पार्टी की जो 17 सीटें लड़कर पिछली बार 17 जीती थी, इस बार भी 17 लड़ रही है, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की सीटों को 5-7 पर सीमित कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी का एक क्लिप वायरल होता है, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, फकीर आदमी हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार तो ऐसे फकीर हैं जो झोला उनके पास है भी, खाली झोला उठा के जाने के लिए, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का झोला नहीं उठने देती वैसे राष्ट्रीय जनता दल तैयार खड़ी रहती है, वो भी नीतीश कुमार को झोला नहीं उठाने देती। लेकिन बिहार की सीटों पर यदि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया तो झोला तो नरेंद्र मोदी का उठना तय हो जाएगा। और रही बात नीतीश कुमार की, तो उनका क्या है, उन्हें दोनों तरफ से उनके अच्छे रिश्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में झोला उठ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा नीतीश कुमार के चरणों में झुक जाएगी, और झोला नहीं उठा नीतीश कुमार की कोशिशों के बावजूद तो उस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल फिर से स्टेपनी बनने को तैयार हो जाएगी कि न दिल्ली मिला न पटना मिला, तो बेहतर है कि पटना में ही चाचा के साथ भतीजे को सेटल कर दो। सत्ता रहेगी तो सत्ता की धमक भी रहेगी। और इन सब के बीच चिराग पासवान, जिन्हें मोहरा बनाकर बिहार की राजनीति में इस्तेमाल किया गया, उस इस्तेमाल को आप किस तरह से नीतीश कुमार देख रहे हैं, इन सब का लिटमस टेस्ट आपको पहले चरण से ही दिखाई देना शुरू होगा। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और जोड़ दे,
सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाई समस्तीपुर में हो रही है। जिन मंत्री के ऊपर नीतीश कुमार का चेहरा चमकाने की लड़ाई है, चेहरा चमकाने की जिम्मेदारी है अशोक चौधरी की बेटी भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट है, और जिनके ऊपर नीतीश कुमार की सरकार का चेहरा चमकाने की जिम्मेदारी है आईपीआरडी मिनिस्टर महेश्वर हजारी। उनके बेटे सनी हजारी के बारे में चर्चा है कि उनके बेटे कांग्रेस पार्टी से के उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन के। तो नीतीश कुमार अपने 2 मंत्रियों को क्या यूं ही छूट दे दिए हैं कि एक अपने बेटे को लड़ा दे विपक्ष से और एक अपनी बेटी को लड़ा दे? क्या नीतीश कुमार अशोक चौधरी के बहाने पूरे एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और लोजपा दोनों को मार्जिनलाइज करना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार सनी हजारी के रास्ते, महेश्वर हजारी के रास्ते क्या इंडिया गठबंधन में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना करके भविष्य की राजनीति की गुंजाइश छोड़ना चाहते हैं? इन सब सवालों का जवाब समस्तीपुर लोकसभा सीट पर 4 जून को मिलेगा। इसलिए 4 जून को मिलेगा क्योंकि समस्तीपुर अति पिछड़ा राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोग स्थली रही है। आज सुरक्षित सीट है, पहले सामान्य सीट हुआ करती थी। कर्पूरी ठाकुर का इलाका, और वो अति पिछड़ा राजनीति जहां लौकुश समीकरण भी ताकतवर है तो लालू यादव का माई समीकरण भी ताकतवर है। तो इन दोनों समीकरणों के ताकतवर रहने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व समस्तीपुर में बहुत ताकतवर नहीं है, ये बात जरूर है। और वहां भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की यानी चिराग पासवान के कैंडिडेट का रास्ता क्लियर होता हुआ आपको तभी दिखेगा जब नीतीश कुमार के वोटर, जहां नीतीश कुमार की पार्टी दांव पर नहीं है, उनके गठबंधन में उनको धोखा देने वाली पार्टी चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट दांव पर है, वो फैसले करेगा। नीतीश कुमार का वोटर तय करेगा कि समस्तीपुर में एक मंत्री के बेटे के साथ जाना है या एक मंत्री की बेटी के साथ जाना है। वो मंत्री की बेटी जिनके घर मोहन भागवत भी आते हैं। तो बिहार की राजनीति के उलझे हुए तारों को समझने की कोशिश करें तो 2020 का विधानसभा चुनाव वो पहला टेस्ट है, जिस टेस्ट के बाद अब अगला टेस्ट देने की बारी नीतीश कुमार की आ खड़ी हुई है। उस दौर में चिराग मॉडल ने भूमिका निभाई, तो क्या इस दौर में नीतीश मॉडल भूमिका निभाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या उस कथित नीतीश मॉडल का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई मुकम्मल तैयारी भी है या नहीं? इन सवालों के बीच बिहार की सियासत को घिसटना है, जैसे बिहार घिसट रहा है, लंबे समय से घिसट रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बिहार के इंडस्ट्रियल बेल्ट को बांट कर अलग कर दिया और बिहार को एक ठन गोपाल स्टेट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तब्दील कर दिया, उसके बाद से जो बिहार घिसट रहा है, क्या सियासत भी वैसे ही घिसटेगी? देखते हैं कहां तक घिसटती है सियासत और कहां तक घिसटता है बिहार। 40 लोकसभा सीटों के नतीजों पर नजर रखिए और पहले चरण से बिहार से जो संकेत आएगा उसका अपडेट भी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।